नमस्कार, मैं मीरा शर्मा और आज फिर से हम सुनेंगे एक नई कहानी जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यनगर गांव की सर्दी इतनी कड़वी थी कि बस एक गहरी सांस लेते ही ऐसा लगता था जैसे सीने के अंदर बर्फ जम गई हो। हवा लकड़ी के टूटे दरारों से सीटी मारती हुई अंदर घुसती, जंग लगे टिन की छत को कांपाती और रजाई के बीच तक अपना रास्ता बना लेती। लेकिन रीमा के लिए यह चुभती ठंड भी उतनी डरावनी नहीं थी जितना एक और सच। उसके ससुराल में लोग सिर्फ सूखी रोटी खाते थे, न कोई सब्जी, न कोई दाल, न एक बूंद रसदार करी। सिर्फ पतली, कड़क, सूखी रोटियां और नमक की एक चुटकी जिसे उंगली से छूकर खाना होता था। शादी के बाद पहली ही सुबह जब रीमा पतली ऊनी चादर में कांप रही थी, तभी रसोई से सास की तेज आवाज आई, रीमा उठ जाओ बेटा, हमारे घर में सब लोग सूखी रोटी ही खाते हैं, जल्दी बनाओ, सबको भूख लगी है। रीमा स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी रोटी उसकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत में इतनी लंबी, ठंडी और अनकही लड़ाइयों से भरी सर्दियों का दरवाजा खोल देगी। अगर रीमा को पहले ही पता होता कि उसकी बहू वाली जिंदगी की शुरुआत एक सूखी रोटी से होने वाली है, तो शायद वह शादी को गर्मियों तक टालने की जिद कर लेती। वह ससुराल में कदम रख रही थी और ठंडी हवा उसके हड्डियों तक उतर रही थी। पुराना लोहे का फाटक चरमराया, सीमेंट का आंगन बर्फ जैसा ठंडा था। दीवारों का पेंट जगह जगह उखड़ा हुआ, लेकिन आंगन के बीचों बीच एक आदमी जितना बड़ा आटा का बोरा रखा था, जिस पर बस एक पतली सी प्लास्टिक डालकर इसे ढका गया था। लगता है इस घर में रोटी का बहुत शौक है, रीमा ने मन ही मन सोचा और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई। सास सुशीला देवी गठीली काया, कंधों पर भूरे रंग का शॉल लपेटे, धीरे से उसे ऊपर से नीचे तक देखती रहीं। फिर सिर हिलाकर बोली, नई बहू ठीक लग रही है, बस रोटी बनानी आती होनी चाहिए। ये बात सुनने में मजाक जैसी लगी, पर इस घर में यह एक अनकहा नियम था और रीमा की असली परीक्षा तो बस अब शुरू होने वाली थी। पहली ही रात खाना बड़ी भाभी ने बनाया था और रीमा को मेहमान की तरह बैठकर खिलाया गया। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और रीमा को लगा शायद ससुराल की जिंदगी भी बुरी नहीं होगी। लेकिन अगले ही सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह के 5 बजे अलार्म की तेज घंटी पूरे कमरे में गूंज रही थी। बाहर धुंध इतनी घनी थी कि दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था, बस सफेद धुआं सा। रीमा रज़ाई में थोड़ी देर और सिमट जाना चाहती थी, तभी सास की आवाज आई, रीमा, इस घर में बहुएं सूरज निकलने से पहले उठती हैं। थाली में आटा रखा है, जल्दी गूंथो और 10 सूखी रोटियां बना दो। सूखी रोटी? रीमा हकलाकर बोली। हाँ, सास ने बिना भाव बदले जवाब दिया, हमारे घर में हमेशा से यही बनती है। कोई करीवाड़ी नहीं, ना झंझट, ना खर्च। रीमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर बर्फ का पूरा घड़ा उड़ेल दिया हो। माँ ने तो कहा था वहां लोग खाने पीने में बचत करते हैं, पर उसे क्या पता था कि बचत का मतलब सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता है। वह धीरे धीरे रसोई में दाखिल हुई। तांबे के बर्तन, लोहे की कड़ाही, गैस का चूल्हा, थाली में रखा आटा और इनके साथ साथ सास, बड़ी भाभी और ननद की तीखी परखती हुई नजरें सब एक साथ जाकर टिक गईं उसकी ठंड से कांपती दोनों हथेलियों पर। उसी पल रीमा ने महसूस किया, यह सिर्फ रसोई नहीं है, यह उसके नए जीवन की पहली कसौटी थी। अगर कुछ हफ्ते पहले के दिनों में वापस जाया जाए तो रीमा शायद साफ साफ महसूस कर पाती वह भारी सांस जो उसकी माँ ने लेकर कहा था, उधर के लोग खाने पीने में बहुत किफायत रखते हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं, तू थोड़ा सह ले बेटी। उस समय रीमा नई लाल साड़ी को निहार रही थी, शादी के दिनों और रंग बिरंगे सपनों में खोई हुई। वह हंसकर बोली, माँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर मैं ही अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर ले आऊंगी। माँ ने उसे देखा, आंखों में साफ चिंता थी, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। फिर सगाई का दिन आया, लड़के वाले घर से लोग पहुंचे। बाहर मर्द लोग शादी की बातें कर रहे थे और रसोई में औरतें धीमी आवाज में गप कर रही थीं। तभी अचानक
लड़के की एक मौसी के मुंह से बात फिसल गई। सुशीला बहन, हमारे यहाँ तो दादी नानी के जमाने से सर्दियों में सिर्फ सूखी रोटी ही बनती है। सादा खाना, गैस की बचत भी और ज्यादा पकवान बनाने की मेहनत भी नहीं रहती। उस एक वाक्य ने रीमा के आने वाले ससुराल की सर्दियां जैसे पहले ही खोलकर रख दी थीं, लंबी, कड़वी और बिल्कुल वैसी जैसी उसने कभी सोची भी नहीं थी। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे वह बस एक मजेदार बात हो। पर रीमा की मां एक क्षण के लिए रुक गईं। उसी रात उन्होंने रीमा को रसोई में ले जाकर कहा, आओ मैं तुम्हें रोटी बनाना सिखा दूं। कम से कम इतना तो आना चाहिए, आटा गोल करना, पतला बेलना और तवे पर ठीक से फुलाकर पकाना। माँ बेटी दोनों चुपचाप जुट गईं। रीमा की पहली रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनी, कहीं मोटी, कहीं पतली। माँ ने प्यार से समझाया, कोई बात नहीं, शुरू में सबकी ऐसी ही बनती है, लेकिन याद रखना, जहां खाने पीने में कमी होती है वहां लोग आसानी से नाराज भी हो जाते हैं। तुझे थोड़ा धैर्य रखना होगा। रीमा हंस दी। अरे माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं किसी युद्ध भूमि में जा रही हूं। उसे क्या पता था माँ का कहा हुआ कोई मजाक नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी, और वह सच्चाई बहुत ही पास खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ससुराल में पहली बार रोटी बनाने के दिन रीमा के हाथ इतने कांप रहे थे कि आटा पूरे परात की दीवारों से चिपक गया था। सास उसके ठीक बगल में खड़ी थीं, हाथ सीने पर बांधे और बीच बीच में टोकती जाती, पानी कम डालो, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। हाँ, ऐसे बराबर फैलाओ, ज्यादा मोटी मत बनाना, आटा खराब होता है। ननद तारा कुर्सी पर बैठी थी, शॉल में खुद को लपेटे और मोबाइल पर स्क्रॉल करती जा रही थी। बड़ी भाभी मीना ऐसे दिखा रही थी जैसे बड़ी व्यस्त हो, और बार बार उस चूल्हे को पोंछ रही थी जो पहले से ही चमककर साफ था। आखिरकार 10 रोटियां बन ही गईं। रीमा तवे पर उन्हें सेंक रही थी, हर रोटी को फूलते और फिर हल्का सा बैठते हुए देखती रही। वह सोची थोड़ा सा मक्खन लगा दे ताकि रोटी इतनी सूखी न हो, लेकिन जैसे ही उसने मक्खन का डिब्बा खोला, सांस की भौहें सिकुड़ गईं। मक्खन की जरूरत नहीं, इस मौसम में मक्खन महंगा होता है। हम लोग सूखी रोटी ही खाते हैं, थोड़ा नमक काफी है। पहला नाश्ता। पूरा परिवार लकड़ी की मेज के चारों तरफ बैठा था। हर किसी की थाली में 2 रोटियां और एक छोटी सी कटोरी जिसमें सिर्फ नमक था। न कोई सब्जी, न कोई करी, न दही, बस रोटियां और खामोशी। ससुर धीरे धीरे, बहुत शांत तरह से रोटी चबा रहे थे। रीमा का पति अर्जुन तो जैसे अभ्यस्त था, वह आराम से स्वाद लेकर खा रहा था। सिर्फ रीमा ही हर निवाले के साथ महसूस कर रही थी जैसे कुछ गले में अटक गया हो। वह रोटी चबाती, फिर पानी पीती और आंखें हल्की हल्की जलने लगती। पता नहीं रोटी की सूखापन था या मन की तकलीफ। खाना खत्म होते ही सास ने केवल एक ही वाक्य कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार इसे और पतला बनाना। हमारे घर में रोटी बहुत पतली, सूखी और थोड़ी कड़क होती है, तभी खाने में मजा आता है। रीमा ने एक टेढ़ी सी मुस्कान दे दी। ऐसा मजा शायद सिर्फ इसी घर को आता होगा, माँ जी। अगले कुछ दिनों में रीमा को सच में समझ आने लगा कि सर्दियों में सिर्फ सूखी रोटी खाना आखिर होता क्या है। दूसरे ही दिन सास को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अलार्म बजते ही रीमा खुद उछलकर उठ बैठी। वह रसोई में गई और जैसे ही हाथ नल से टकराया, वह सहम गई। पानी तो मानो किसी बर्फ की चट्टान से निकलकर आ रहा था। आटा गूंथना, रोटी बेलना, तवे पर सेंकना, ठंडी हवा कमरे में थी, लेकिन रीमा के कनपटियों पर ठंडा पसीना बह रहा था। सास ने धीरे से कहा, आज 15 रोटियां बनाना, कल कम पड़ गई थीं। तीसरे दिन, आज घर में मेहमान है, 20 रोटियां बनानी होंगी बेटी। चौथे दिन गांव में पूजा है, अर्जुन के दोनों चाचा चाची नाश्ते पर आएंगे, 30 रोटियां बना देना। स्टील की थाली पर रोटियां ऐसे ढेर होकर रखी थीं जैसे वे रोटियां नहीं, पतली सी धातु की प्लेटें हों। रीमा ने महसूस किया कि उसके दोनों हाथ फटने लगे हैं। हर बार ठंडे पानी में हाथ डुबोते ही वो दरारें जलने लगतीं, तीखी, चुभने वाली। लेकिन हाथ का दर्द सबसे बड़ा दर्द नहीं था।
सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि उसे लगने लगा था वह इस घर में सिर्फ एक रोटी बनाने की मशीन बनकर रह गई है। अर्जुन काम से घर आया, रीमा को थोड़ी देर के लिए गले लगाया, फिर सहज तौर पर बोला, कल जरा जल्दी उठ जाना, कुछ रोटियां और बना देना, मैं दफ्तर ले जाऊंगा। सहकर्मी कह रहे थे कि हमारे घर की रोटी चबाने में बहुत मजेदार होती है। रीमा चुप रही। अगर उसे पता होता कि उस मजे के पीछे किसकी ठंडी सुबहें लगी हैं, किसका पसीना गिरा है और किसकी आंखें भर आई हैं, तो क्या वह यह बात यूं ही हल्के से, बिना सोचे, कह पाता। एक सुबह जब रीमा चूल्हे के पास खड़ी थी, दाएं हाथ से रोटी सेंक रही थी और बाएं हाथ से अपने फटे उंगलियों को दबाकर दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी, तभी बाहर फाटक के पास दो पड़ोसनें खड़ी होकर उसकी सास से बातें कर रही थीं। कांता देवी की तेज आवाज गूंजी, अरे सुशीला, अभी भी तुम्हारे घर में नमक वाली सूखी रोटी ही बनती है क्या? आजकल तो पूरे गांव में शायद सिर्फ तुम्हारा ही घर ऐसा करता है। सास हंसकर गर्व से बोली, हां बिल्कुल, मेरी सास के जमाने से, फिर मेरे समय में, और अब रीमा भी। सादा खाना, कम खर्च और शरीर के लिए अच्छा भी। रीमा रसोई में खड़ी हर एक शब्द साफ साफ सुन रही थी। वह बाहर मुड़ी, जबरदस्ती मुस्कान देकर दो पड़ोसी औरतों को नमस्ते किया, लेकिन उन्होंने बस एक नजर डाली, फिर एक दूसरे के कान में धीरे से कहा, बेचारी लड़की, शादी के साथ ही सूखी रोटी वाले घर में फंस गई। यह वाक्य जैसे एक छोटी सी सुई बनकर रीमा के सीने के बीचों बीच चुभ गया। उस शाम जब रीमा बर्तन धो रही थी, ननद तारा ने मुंह बनाकर कहा, भाभी, सर्दी में मुझे बर्तन धोने को मत बोलना, ठंड से हाथ जम जाते हैं। ये पानी वानी वाले काम आप ही कर दिया करो, ठीक है? रीमा का गला भर आया। पूरा दिन वह आटा गूंथती रही, रोटियां सेंकती रही, बर्तन धोती रही, फिर भी पानी वाले काम मानो उसी की जिम्मेदारी हों। रात को जब वह रजाई में लेटी थी और उसके हाथ अब भी जलन से दुख रहे थे, रीमा छत की तरफ देखते हुए मन ही मन फुसफुसाई, क्या सारी सर्दियां मैं बस इसी सूखी रोटी वाले चूल्हे के इर्द गिर्द ही जीऊंगी? अगर आप कभी रीमा जैसी स्थिति में रहे हों, दिन भर जान तोड़कर काम किया हो और फिर भी लोगों ने इसे अरे ये तो सामान्य है कहकर टाल दिया हो, तो आप क्या करते? नीचे टिप्पणी में एक छोटा सा वाक्य लिखकर बताइए। क्या पता कोई और भी ठीक आपकी ही तरह महसूस कर रहा हो। कुछ दिनों में इंसान के अंदर का गिलास बस एक बूंद और झेल नहीं पाता, क्योंकि वह पहले ही पूरा भर चुका होता है। रीमा के लिए वह आखिरी बूंद एक जमाने वाली ठंडी रविवार की सुबह आई। सास ने कहा, आज घर में सब खाली हैं, 40 रोटियां बना दो, बची रहेंगी तो शाम को भी खाएंगे। रीमा चौंक गई। मां, 40 रोटियां? हम सब कैसे खाएंगे? सास ने बिल्कुल सहज स्वर में जवाब दिया, अगर आज खत्म न हो तो कल खा लेंगे। सूखी रोटी 3 दिन तक भी अच्छी लगती है। 3 दिन। रीमा ने परात में पड़े ढेर सारे आटे को देखा, अपने फटे हुए हाथों को देखा और एक गहरी सांस ली। नहीं, आज उसे कुछ अलग करना ही होगा। जब सब लोग आंगन साफ करने में व्यस्त थे, रीमा ने थोड़े से आलू, कुछ टमाटर, थोड़ा सा प्याज और बचा हुआ थोड़ा बहुत मसाला उठाया। उसने चुपके से एक छोटी सी सब्जी बना ली, बस 2 लोगों के लिए काफी। ठंडी सर्द हवाओं के बीच वह गर्म खुशबू उठी तो मानो रसोई ही थोड़ा गर्म हो गया हो। और रीमा का दिल भी। उसी अबीना सुबह रीमा ने हमेशा की तरह सूखी रोटियां थाली में सजाईं, लेकिन साथ में एक छोटी कटोरी में गरम गरम सब्जी भी रख दी। पूरा घर उस छोटी कटोरी सब्जी को ऐसे देख रहा था मानो कोई अजीब सी चीज हो। सास की भौहें सिकुड़ गईं। रीमा, ये क्या है? वो, मैंने आलू की सब्जी बनाई है, रोटी के साथ खाने के लिए। सूखी रोटी बहुत कठोर होती है, सर्दियों में थोड़ा गरम खाना पेट के लिए अच्छा रहता है। ससुर चुप रहे। अर्जुन हैरान सा लग रहा था। तारा और मीना ने एक दूसरे को देखा। सास की आवाज अब ठंडी हो गई। हमारे घर में तो कभी किसी करी, किसी रस की जरूरत नहीं पड़ी। हम वैसे ही अच्छे भले खाते आए हैं। तुम्हें ससुराल का पुराना तरीका क्यों बदलना है? खाने की थाली के आसपास हवा मानो भारी हो गई थी। रीमा ने होंठ दबाए और अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने पत्नी की ओर देखा,
फिर माँ की ओर आंखों में झिझक थी, लेकिन हर बार की तरह उसने चुप रहना ही चुना। सब्जी अब भी गर्म थी, भाप उठ रही थी, पर किसी ने उसे छुआ तक नहीं। उस खाने के बाद सास ने रीमा को रसोई में बुलाया। बहू, जिस घर में जाओ उसका तरीका अपनाना पड़ता है। तुम अभी आई ही हो और सब बदलने लगोगी तो लोग कहेंगे कि बहू में संस्कार नहीं है। रीमा ने धीरे से सिर उठाया। माँ, मैं तो बस चाहती हूं कि घर में खाना थोड़ा कम कठोर हो। मैं रोज रोज सिर्फ सूखी रोटी खाने से डरती हूं। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन पूरे घर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। उसी पल पहली बार रीमा के मन में दो शब्द उभरे, अलग रसोई। अगर आप रीमा की जगह होते, कुछ अच्छा बदलना चाहते, लेकिन आपको ही बेखबर या बदतमीज कहा जाता, तो आप क्या चुनते? चुप रहना या हिम्मत करके अपनी बात कहना? नीचे टिप्पणी में अपने दिल की बात लिखिए। क्या पता आपकी कहानी रीमा की कहानी से ज्यादा दूर न हो। सूखी रोटी निगलने में सिर्फ रीमा को ही मुश्किल नहीं हो रही थी, बाहर की दुनिया भी अब आवाज उठाने लगी थी। एक दिन मीना के दो बच्चे सुबह उठे तो मुंह उतर हुआ था। माँ, पेट में दर्द हो रहा है, बार बार शौच जाने का मन होता है पर कुछ होता ही नहीं। गांव के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने बिना घुमाए फिराए कहा, हरी सब्जियों की कमी, फाइबर की कमी। बच्चों को सिर्फ गेहूं की रोटी और नमक मत खिलाइए, इससे उनकी तबीयत बिगड़ेगी। रीमा ने यह सब सुना और उसका दिल धक से रह गया। सुशीला जी ने बस हूं कहा, लेकिन आगे कुछ नहीं बोली। उधर अर्जुन के दफ्तर में दोपहर का समय हमेशा लंच बॉक्स दिखाने का होता था। एक सहकर्मी ने डिब्बा खोला, शाही पनीर की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। दूसरे के डिब्बे में राजमा था, रंग बिरंगा सलाद साथ में। सबने अर्जुन की तरफ देखा। अरे अर्जुन, अरे घर का खाना तो जरूर बढ़िया होगा, तुम्हारी माँ तो मशहूर है पकवान बनाने में। अर्जुन ने एक मजबूर सी मुस्कान दी, धीरे से अपना डिब्बा खोला। अंदर 3 सूखी मोड़कर रखी हुई रोटियां थीं और एक छोटे से प्लास्टिक डिब्बे में थोड़ा सा नमक। पूरी मेज कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। फिर एक सहकर्मी हंस पड़ा। भाई, क्या तुम किसी मठ में रहते हो? सर्दियों में भी सिर्फ नमक वाली रोटी ही खाते हो क्या? दूसरा बोला, या फिर तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज है? अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से डिब्बा बंद किया और बहाना बनाकर कहा, मैं हल्का खाना खाता हूं, पेट पर बोझ नहीं पड़ता। लेकिन उस पूरे दोपहर उसका ध्यान कहीं नहीं लगा। दिमाग में बस सूखी रोटियों वाला डिब्बा ही घूमता रहा। शाम को जब वह घर लौटा, उसने देखा रीमा आटा गूंथ रही थी। ठंडी हवा में उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। रीमा, अर्जुन ने धीमे से कहा। जी, कल क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी बना सकती हो? ऑफिस में सब मेरे डिब्बे को देखकर थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। रीमा ने सिर उठाया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पहली बार वह आदमी, जिसे वह हमेशा थोड़ा बेपरवाह समझती थी, खुद आगे बढ़कर कुछ कह रहा था। उस रात रज़ाई के अंदर लेटे हुए, बाहर हवा की तेज सिसकारी सुनते हुए, रीमा ने सोचा, सूखी रोटी का बोझ सिर्फ मैं ही नहीं उठा रही, पूरा घर चुपचाप सह रहा है। बस किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह रीमा हर दिन से भी पहले जाग गई। वह अभी भी आटा गूंथ रही थी, अब भी रोटियां तैयार कर रही थी, लेकिन साथ में अर्जुन के लिए एक छोटी सी सब्जी भी बना रही थी। टमाटर, प्याज, आलू, थोड़े से मटर और हल्के मसाले। खुशबू रसोई में फैल गई, ठंडी हवा में घुलकर एक अजीब सी राहत दे रही थी। अर्जुन ने सब्जी का एक कौर चखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, सच में बहुत स्वाद है। ऑफिस में अगर मैं ऐसी डिब्बा खोलूं तो सिर्फ इसकी खुशबू ही सबको चुप करा देगी। रीमा हल्के से हंस पड़ी। बहुत दिनों बाद उसे अपने पति से सूखी रोटी के अलावा किसी और पकवान के लिए एक सच्चा धन्यवाद सुनने को मिला था। उसी दोपहर जब रीमा बर्तन धो रही थी, मीना रसोई के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी हो गई। रीमा, आज सुबह तुमने क्या बनाया था? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने अर्जुन के लिए थोड़ी सी सब्जी बनाई थी। अच्छा, अगली बार थोड़ा ज्यादा बना देना ना, बच्चों को भी चखाना है। वे तो हर रोज की सूखी रोटी से उकता गए हैं।
यह बात मानो एक छोटी सी दरार थी जो धीरे धीरे फैलने लगी, उस दीवार पर जिसे हमेशा कहा जाता था, हमारे घर में तो यही परंपरा है। उस रात रीमा ने हिम्मत करके कहा, माँ, कल मैं पहले की तरह सूखी रोटियां तो बनाऊंगी ही, लेकिन मैं एक छोटी सी सब्जी भी बना लूं, जिसे खाना हो वह खा ले, और जिसे पसंद न हो वह पहले की तरह सूखी रोटी ही खा सकता है। सास बहुत देर तक चुप रहीं। आखिरकार धीरे से बोलीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस फिजूल खर्ची मत करना। अगले दिन सुशीला के घर के नाश्ते की थाली में कई सालों बाद पहली बार सूखी रोटियां अकेली नहीं थीं। उनके पास एक कटोरी गरम सब्जी रखी थी, नारंगी लाल रंग की, धुआं छोड़ती और पूरे कमरे में हल्की सी खुशबू फैलाती हुई। सबसे पहले ससुर ने ही चखकर देखा। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, हल्का सा सब्जी में डुबोया और मुंह तक ले गए। पूरा घर सांस रोककर उन्हें देख रहा था। उन्होंने चबाया। चेहरा लगभग वैसा ही रहा, बुरा नहीं है। उस कम बोलने वाले आदमी से निकला हुआ एक बुरा नहीं है रीमा के लिए मानो पूरे कमरे में ताली बजने जैसा था। तारा ने भी चखा, फिर एक और कौर ले लिया। मीना बच्चों को मजे से खाते देखती रही, कुछ बोली नहीं, पर उसकी नजरें पहली बार बदल चुकी थीं। अब सिर्फ सास ही थीं जिन्होंने अभी तक कटोरी को नहीं छुआ था। वह सब्जी की ओर लंबे समय तक देखती रहीं, फिर बहुत धीमे से रोटी को हल्का सा उसमें डुबोया। इस ठंड में थोड़ा सा रस हो तो बुरा भी नहीं लगता। उसी पल रीमा ने पहली बार देखा, सास के माथे की एक पुरानी सलवट धीरे धीरे सीधी हो गई थी। हालांकि थाली में वह छोटी कटोरी सब्जी आ गई थी, पर सूखी रोटी एक ही दिन में गायब नहीं हो सकती थी। कुछ दिनों में सास अब भी बड़बड़ाती थी, हम तो सूखी रोटी के आदी हैं, ये सब्जी वब्जी फिर से झंझट बढ़ा देती है। कभी कभी तारा भी सुबह शिकायत करती, मुझे तो सिर्फ सूखी रोटी ही पसंद है, सब्जी रखोगी तो कटोरी भी धोनी पड़ेगी। रीमा समझती थी, 10 साल की आदतें एक छोटी सी सब्जी की कड़छी से तुरंत नहीं बदल सकती। एक रात ठंडे पानी में पहाड़ जितने बर्तन धोने के बाद जब रीमा के हाथ सुन्न हो रहे थे, उसने अर्जुन से कहा, सुनिए, अगर मैं आगे चलकर अलग रसोई कर लूं, अपना खाना खुद बनाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? अर्जुन चौंक गया। तुम मेरे घर से इतना नफरत करती हो क्या? रथ नहीं है, बस मुझे डर लगता है कि मैं इसी चक्र में फंस न जाऊं। सूखी रोटी, ठंडा पानी, रसोई, बर्तन, और कोई इसे समस्या भी नहीं मानता। अगर मेरे पास अपना एक छोटा सा रसोई कोना हो तो कम से कम मैं वही पका सकती हूं जो मेरे लिए सही और अच्छा लगे। अर्जुन बहुत देर तक बिल्कुल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं नहीं चाहता कि इस घर में दो दो रसोई बने, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें रोज रसोई में रोते हुए देखूं। अगर अलग रसोई करने से तुम्हारा मन हल्का हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यह सुनकर रीमा का दिल भर आया। उसे लगा सूर्यनगर की उस जमाने वाली ठंड के बीच कम से कम एक इंसान उसके साथ है, पूरी तरह नहीं, पर आधा जरूर। उस रात वह देर तक जागती रही, छत को देखती रही और दरारों से सरकती हवा को सुनती रही। क्या अलग रसोई ही वह एकमात्र रास्ता है जिससे वह सूखी रोटी बनाने वाली मशीन बनने से बच सके? इस जगह पर अगर आप रीमा होते तो क्या चुनते? घर में रहकर धीरे धीरे बदलाव लाते, या फिर अपने को बचाने के लिए अलग रसोई का फैसला करते? अपनी सोच टिप्पणी में लिखिए, क्या पता आपका जवाब किसी और को थोड़ा सा हिम्मत दे दे। उस बातचीत के बाद रीमा ने तुरंत अलग रसोई नहीं बनाई। उसने तय किया कि वह एक बार और कोशिश करेगी, धीरे से पर लगातार परिवर्तन लाने की। सुबह वह अब भी रोटियां बनाती थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही तरह से नहीं। आधी रोटियां पतली, सूखी, सास की पसंद के हिसाब से, और बाकी आधी थोड़ी नरम, थोड़ी बड़ी, ताकि सब्जी में डुबोकर खाई जा सके। उसने खाने में कुछ ऐसे व्यंजन भी जोड़ना शुरू किया जो महंगे नहीं, पर थोड़ी सी हरियाली दे दें। हल्की सी तली हुई हरी सब्जी, उबली हुई फ्रेंच बीन्स, बस नमक की एक चुटकी के साथ, पतले कटे गाजर जिन पर नींबू निचोड़ा गया हो, बच्चों को तो जैसे नया स्वाद मिल गया हो। वे खाते खाते खुशी से बोल उठे, रीमा बुआ, कल भी यह वाली सब्जी बनाना, बहुत मजेदार है।
धीरे धीरे मीना को भी महसूस होने लगा। इन दिनों बच्चों को पेट दर्द की शिकायत लगभग खत्म हो गई है। उधर दफ्तर में अर्जुन ने अपना लंच बॉक्स खोला। अंदर मुलायम रोटी, सब्जी और थोड़ा सा उबला हुआ हरा हिस्सा। सहकर्मी हंसकर बोले, अरे वाह, तुम्हारी पत्नी तो लेवल अप हो गई। आज का लंच तो कमाल लग रहा है। अर्जुन मुस्कुराया और बहुत दिनों बाद उसे अपने घर के खाने पर एक सच्चा गर्व महसूस हुआ। सास सुशीला जी अब भी अपनी आदत के अनुसार सूखी रोटी ही खाती थीं, लेकिन स्टोव पर रखी सब्जी की कड़ाही देखकर पहले जैसी शिकायत अब नहीं करती थीं। कभी कभी तो वह चुपचाप थोड़ी सी हरी सब्जी काटकर रीमा की तरफ बढ़ा देती, बच्चों के लिए डाल देना, कब्ज कम होगी। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन रीमा के लिए वह एक बड़ी स्वीकृति थी। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन घर के हर व्यक्ति को यह बात महसूस होने लगी थी। रीमा के आने के बाद से इस घर की सर्दियां अब सिर्फ सूखी रोटी वाली सर्दियां नहीं रहीं। उस साल सूर्यनगर की सर्दी हमेशा की तरह ही कड़वी थी। दीवारों की दरारों से हवा अब भी सीटी मारकर घुसती और हर सुबह छत पर सफेद धुंध की परत जम जाती। लेकिन सुशीला के छोटे से रसोईघर में एक चीज बदल चुकी थी। थाली में अब अकेली सूखी रोटियां नहीं रहती थीं। उनके साथ गरम सब्जी की कटोरी, थोड़ी सी हरी सब्जी की प्लेट और कुछ राहत भरी मुस्कानें भी होती थीं। रीमा अब भी सुबह जल्दी उठती, अब भी आटा गूंथती, अब भी रोटियां सेंकती, लेकिन आज हर बार बेलन चलाते समय उसे एक बात साफ महसूस होती। वह यह सब सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं कर रही, बल्कि अपने पूरे परिवार की सेहत और खुशी के लिए कर रही है। और इसलिए भी कि उसकी छोटी सी आवाज आखिरकार सुनी जाने लगी है। हर परिवार तुरंत बदलाव के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन कई बार सिर्फ एक इंसान का यह पूछ लेने भर से हम क्यों ऐसे कठिन तरीके से जी रहे हैं, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। और क्या आप भी कभी किसी ऐसी परंपरा में फंसे रहे हैं जो आपको थका देती हो, चाहे वह ससुराल की हो, मायके की हो या आपकी अपनी ही पुरानी आदतों की? अगर मनु से आपकी संबंध बात करती है न हो तो नीचे टिप्पणी में थोड़ा सा लिखिए। क्या पता आपकी छोटी सी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो ठंडी रसोई में चुपचाप सहते सहते थक चुका हो और उसे थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए।